Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. हेलो एस्पिरेंट्स, ये हमारी हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है जो है दिल्ली के सुल्तान। तो आज हम चैप्टर 3 देखने वाले हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट मिलता है। इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट्स होंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको बताती चलूँगी, उसे आप नोट डाउन करते चलिए। जो भी आपको ठीक लगे नोट डाउन करना हो या अंडरलाइन करना हो या हाईलाइट करना हो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए चैप्टर्स काफ़ी लंबे होते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, इसलिए मैं बिना ज़्यादा बात किए इधर उधर की हम लोग अपने चैप्टर पे बढ़ते हैं। जहाँ जो समझाने जैसा होगा मैं आपको बता दूंगी, अदरवाइज़ मैं पढ़ती चलती हूँ, आप आराम से इसको ध्यान से सुनते चलिए, रिवीजन भी करते चलिएगा बार बार। तो थर्ड चैप्टर है हमारा दिल्ली के सुल्तान। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। तो 12वीं शताब्दी से पहले दिल्ली कोई बहुत महत्वपूर्ण शहर नहीं था, यह 12वीं शताब्दी में ही बना। पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान के नाम से भी जाना जाता है, तो चाहमान के नाम से किन्हें जाना जाता है? अजमेर के चौहानों को चाहमान के नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। तो अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया है देहलीवाल। तो देहलीवाल से अगर देहलीवाल एग्ज़ाम में दे के पूछे जाए, अगर ऐसा पूछे एग्जामिनर कि देहलीवाल का मतलब क्या है, तो ध्यान दीजिएगा कि देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, मतलब देहलीवाल किसी सिक्के का नाम है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये एक फैक्ट है जो हमें याद रखना है। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तो 13वीं सदी का जब शुरुआत होता है, 13वीं सदी मतलब कि 1200 से लेके 1299, ये हो गई हमारी 13वीं सदी। तो जब 13वीं सदी का आरंभ हुआ तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, और जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तभी दिल्ली राजधानी में बदली। उसी समय आप मान के चलिए कि दिल्ली एक मतलब फेमस जगह होने लगी धीरे धीरे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तालिका 1 पर फिर से नजर डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी थी। तो यहाँ पे ये दिया गया है मैप, सॉरी। तो यहाँ पे जो दिया गया है तालिका, इसमें हमको देखना है कि दिल्ली किन 5 सल्तनत से मिलकर बनी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है। फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, ये यमुना नदी का पुराना मार्ग है, ये यमुना नदी दिखाई जा रही है यहाँ पे। फिर ये तुगलकाबाद, आदिलाबाद, फिर इधर कुतुब मीनार दिल्ली का, हौज ए सुल्तानी, ये रहा दिल्ली ए कोहना, जहाँपना, सीरी, हौज खास, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। 13वीं सदी में कुछ दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर हैं ये सब। तो हम आगे देखते हैं। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर दिल्ली ए कोहना, सीरी और जहाँपना को पहचानिए। तो ये रहा दिल्ली ए कोहना, ये रहा जहाँपना और ये रहा सीरी, जिसके बारे में बात की जा रही है। ध्यान रखिएगा थोड़ा मैप में कि पुराने मैप में कहाँ पे कौन सी चीज़ें हुआ करती थी। ये दिया गया है दिल्ली के शासक जो थे उनका मतलब सदी, कौन से साल में कौन से शासक रहे हैं उनके बारे में। ये राजपूत वंश के बारे में बताया जा रहा है। आरंभिक 12वीं शताब्दी, तोमर अनंगपाल 1130 से 1145। फिर चौहान का आया, पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192 तक। फिर प्रारंभिक तुर्की शासक आए थे,
1206 से 1290, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, शमशुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, फिर रजिया सुल्तान 1236 से 1240 और गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। ये यहाँ पे जो मकबरा दिखाया जा रहा है इल्तुतमिश का मकबरा है ये। तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये अब मैं ऐसा नहीं कह सकती कि ये सब आपको एकदम बिल्कुल याद ही रहेगा। बस थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा कि किसका शासन आस-पास में था या कौन किसके समकालीन रहा है। ऐसी चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि समकालीन वाली चीज़ें भी पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। और जो बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं इस समय के जो राजा रहे होंगे, जो शासक रहे होंगे, तो उनके बारे में थोड़ा-सा उनका शासनकाल पूछ लिया जाता है। तो बस शासनकाल थोड़ा ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण लोगों का। फिर यहाँ पे सैयद वंश का भी दिया जा रहा है, जो 1414 से 1451 था। फिर लोदी वंश आते हैं 1451 से 1526 और लोदी वंश के बाद आते हैं खलजी वंश 1290 से 1320 और तुगलक वंश आते हैं 1320 से 1414। तो सॉरी, यहाँ पे पहले खलजी वंश आते हैं, तुगलक वंश आते हैं, उसके बाद आएंगे सैयद वंश, फिर लोदी वंश। तो आप बस इनका सीक्वेंस याद रखिएगा कि कौन कौन से वंश कैसे आए और उनका ईयर क्या था। बस इतना थोड़ा-सा सीक्वेंस याद रखेंगे ना, तो एग्ज़ाम में जैसे कभी पूछ लिया जाए कि कौन पहले आया इसमें से, कौन बाद में आया, तो आपके लिए थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। ये फ़िरोज़ शाह तुगलक का मकबरा है, जो ये दिखाया जा रहा है, और ये अलाई दरवाज़ा। आगे बढ़ते हैं हम। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे? अब यहाँ बताया जा रहा है कि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे मिली। हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वो इतिहास, तारीख, एकवचन, तवारीख बहुवचन। एक तारीख जो है वो एक वचन है, तवारीख है बहुवचन, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तो यहाँ पे देखिए आपको इमेज दिखाया जा रहा है, ये इमेज नंबर 1 है, ये 2 है, यहाँ पे देखिए 3 है और ये 4 है। तो चारों इमेज अलग अलग है। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। फिर यहाँ पे बताया गया है न्याय चक्र। 13वीं सदी के इतिहासकार फ़ख्र-ए-मुद्दीर ने लिखा था। तो न्याय चक्र के पहले हम एक बार ये देख लेते हैं, जो ये चित्र दिया गया है उसका क्या मतलब है। पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण हैं। कागज़ तैयार करना पहला चरण और दूसरा चरण है लेखन कार्य। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कागज़ तैयार किया जा रहा है पहले चित्र में। पांडुलिपि लेखन के जो प्रोसेस हैं उसमें पहला प्रोसेस था कागज़ को तैयार करना और दूसरा प्रोसेस था ये लेखन का कार्य किया जा रहा है यहाँ पे। ये इमेज से आपको पता चल रहा है देख के कि क्या हो रहा है पिक्चर में। फिर तीसरा था महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग। तो यहाँ पे सोने को पिघलाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है इसमें, जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हुआ करते थे या इम्पोर्टेंट शब्द, जैसे आजकल हम जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं या उसको हम हाईलाइट कर देते हैं। तो कुछ ऐसा ही समझ लीजिए आप कि सोने को पिघलाकर वो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद और शब्दों को उसको प्रयोग करते थे उस पर। फिर 4th जो इमेज है उसमें दिखाया जा रहा है जिल्द तैयार करना। यहाँ पे उसका जिल्द तैयार करने का प्रोसेस बताया जा रहा है, इसमें आप देख सकते हैं पिक्चर में। तो ये चारों जो इमेज है उसके बारे में बताया गया। अब हम देखते हैं आगे कि न्याय चक्र क्या है। 13वीं सदी के इतिहासकार फ़ख्र-ए-मुद्दीर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो जाहिर सी बात है, काफ़ी अच्छी बात लिखी हुई है न्याय चक्र। तो न्याय चक्र के बारे में थोड़ा सा आप इस पैराग्राफ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये कुछ बातें और ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहे हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था को बनाए रखने की
सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिंग भेद के बारे में जो बात की जा रही थी, इस पैराग्राफ से आपको समझ में आ रहा होगा कि लिंग भेद किस लेवल का था, कैसा था लिंग भेद, और उस समय महिलाओं की स्थिति भी कैसी थी। हम आगे जब बढ़ेंगे आगे चैप्टर में, तो आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। फिर यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, जैसे जन्मसिद्ध अधिकार हो गए या लिंग भेद, उसके बारे में बताया जा रहा है, और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। और लिंग भेद का मतलब यहाँ क्या है? स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो ये रहा लिंग भेद, और लिंग भेद का मतलब यहाँ क्या दिया जा रहा है आप समझ सकते हैं। फिर यहाँ आगे रजिया सुल्तान के बारे में बताया जा रहा है। रजिया के बारे में मिन्हाज-ए-सिराज के विचार। मिन्हाज-ए-सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है, उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। तो उन लोगों की मानसिकता ऐसी थी, स्पेशली मिन्हाज-ए-सिराज का नाम यहाँ पे दिया गया, तो उन्हीं को बताते हुए बता रहे हैं कि उनकी मानसिकता ऐसी थी कि जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों के अधीन होती हैं, और उनका शासन करना पुरुषों के इस व्यवस्था के खिलाफ है। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा, 980 से 1003। उनका नाम दीदी, बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। तो ये रजिया के बारे में मिन्हाज-ए-सिराज के विचार हैं, और उन्हीं के तरह और भी जो स्त्रियां थी जिन्होंने शासन किया था, जो अपना वो लोग जब अभिलेख लिखवाते थे, जब भी कोई शासक हुआ, वो अपने जब सिक्के होते थे या अभिलेख होते थे, तो वो अपने बारे में जो भी चीज़ें लिखवाना चाहते थे वो उस पर अभिलेखों पे लिखवाते थे। तो ये सारी बातें इससे समझ में आ रही हैं। फिर यहाँ पे एक मैप दिया है जिसमें दिखाया जा रहा है दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरीसन शहर से साम्राज्य तक। ये पूरा दिल्ली सल्तनत का विस्तार दिखाया जा रहा है यहाँ पे। शमशुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर हैं ये। शमशुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए ये जो आप देख रहे हैं, अजमेर है, मानक है, कासली, उच्च, देवल, रणथंभौर, ग्वालियर, कोल, मंदोर, दिल्ली, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा इसमें जो इम्पोर्टेंट नाम है बस उसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। एक दो बार देखेंगे तो आइडिया लगने लगता है। आगे बढ़ते हैं हम। भीतरी प्रदेश, यहाँ पे शब्द भीतरी प्रदेश प्रयोग किया गया, उसी का यहाँ मतलब दिया है। पहले हम ये पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं उसका मतलब। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरीसनों रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों, तो गैरीसनों का मतलब रक्षक सैनिकों की टुकड़ी को गैरीसनों कहा जाता है, के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था, और कश्मीर उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरीसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे।
शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में भी हुआ। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं, जैसे भीतरी प्रदेश हो गया या गैरीसन शहर हो गया। तो इसके बारे में देखिए, भीतरी प्रदेश का मतलब है कि किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते थे या पूर्ति करें। और गैरीसन शहर का मतलब क्या हुआ? किलेबंद बसाओ जहाँ सैनिक रहते थे। फिर हम देखते हैं सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरीसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरीसन शहर और शहर बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त कर किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि सूबेदार और प्रशासक क्या करते थे? मुकदमों के फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर भी वसूलने का काम करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था? आगे देखते हैं हम। यहाँ पे एक और मैप दिया है, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे उनका जो दक्षिण भारत अभियान था, ये रहा आपका दिल्ली, यहाँ से चित्तौड़, गुजरात, रणथंभौर, फिर ये आ गया देवगिरी, मांडू है बीच में, कड़ा, देवगिरी है, यादव, वारंगल, काकतीय, होयसल, तंजावुर, द्वार समुद्र, मदुरै और पांड्यन। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा मैप में ध्यान रखिएगा आप लोग। ये इमेज दिया गया है 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद था तथा उसकी मीनारें। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दहली ए कोहना पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। तो जो 3 मीनारें हैं वो 3 लोगों द्वारा बनवाई गई थी, 3 सुल्तानों द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह द्वारा, जो इस इमेज में आपको दिखाया जा रहा है। हम आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट पे हम गौर करेंगे। तुगलक द्वारा बनवाई गई थी, ये देखिए जो पीछे हमने पढ़ा था वो ये चित्र है बेगमपुरी मस्जिद। यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपना विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। मानचित्र में जहांपनाह को ढूंढिए। हमने अभी मैप में जहांपनाह को देखा था, ये उसी की बात हो रही है। ये मस्जिद है, यह अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्माननीय और विद्वान पुरुष को इमाम के रूप में चुना जाता है। इमाम मतलब नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं।
भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। तो ये आप लाइन थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मक्का का जो मुंह है वो पश्चिम, भारत में पश्चिम दिशा की तरफ है मक्का, और मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है, किबला। फिर हम आगे देखते हैं। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। तो यहाँ पे समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, ये आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। ये मोट की मस्जिद है, सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उनके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। और ये है जमाली कमाली की मस्जिद, 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित कराई गई थी। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नज़दीक से देख लेते हैं, एक नज़र। यहाँ पे बताया गया नज़दीक से एक नज़र। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता था। तो बदंगा ध्यान रखिएगा कि जो गुलाम हुआ करते थे विशेष, जिनको सूबेदार नियुक्त करना पसंद करते थे, गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता है। तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा बदंगा शब्द। बेटों से बढ़कर गुलाम, यहाँ पे बताया जा रहा है बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है कि आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? तो जाहिर सी बात है, वो इनको इतने बड़े पद पे बिठाते थे जहाँ से अगर ये इनके ऊपर विश्वास न करे या विश्वास ना हो तो काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है सुल्तानों को। तो हाँ भी ना भी आप अपने हिसाब से इसको सोचिएगा और देखिएगा क्या सोच बनती है आपकी। खलजी तथा तुगलक शासक बदंगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। तो यहाँ पे जो गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे, पर जो उनके उत्तराधिकार होते थे, मतलब जो उनके मालिक के पुत्र वगैरह होते थे, उनके प्रति वो इतने वफादार नहीं होते थे। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगा था, और फारसी तारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। फिर यहाँ आश्रित शब्द का मतलब बताया जा रहा है कि जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहना हो, उस पर निर्भर हो। तो आश्रित शब्द का मतलब आप लोगों को पता ही होगा। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज कुमार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हजाम नामक नाई, मनका तब्बाक नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया।
14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। तो इक्ता क्या है? इलाके हैं। ये आप यहाँ से देख लीजिएगा कि पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। तो जो सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया जाता है, उन इलाकों को इक्ता कहते हैं और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तदार या मुक्ति कहे जाते हैं। तो उनको जो संभालने वाले अधिकारी होते हैं उनको इक्तदार या मुक्ति कहते हैं। तो जब ऐसे शब्द आते हैं तो आप उन्हें ध्यान रखिएगा कि इसका क्या मतलब है। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से नहीं चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासक काल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात पर ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर लिखे खराज कहा जाता था। तो जो कृषि पर कर होता था उसे खराज कहते थे, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था, जो काफ़ी ज़्यादा है। 50% मतलब पूरा आधा। तो अब इसे ध्यान रखिएगा कि खराज क्या है। फिर मवेशियों पर और घरों पर भी कर होते थे। तो उस समय ये 3 तरह के कर होते थे जिसे आपको ध्यान में रखना है। ये याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत के विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थीं। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। तो देखिए, मैं सिर्फ पढ़ते हुए इसलिए चल रही हूँ क्योंकि यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं जो हमें नोट डाउन करना है, या कोई ऐसी टिपिकल कोई चीज़ नहीं है जो समझाने योग्य है। मैं पढ़ रही हूँ, आप इसको सुनिए, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है लेखक। तो क्योंकि इसको हर एक चीज़ को समझने जाएंगे तो चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, जो आपको की बोरियत बढ़ा सकता है। और हमें देखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्या है, और हमें सिर्फ समझना है चीज़ों को बेसिक से। तो बस आप समझते चलिए आगे। सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे हुए कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं।
सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षों का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के लिए हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती हैं। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और उनके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। तो देखते हैं दोनों सुल्तान ने इसका सामना कैसे किया। ये है अलाउद्दीन खिलजी और ये है मोहम्मद तुगलक। अब मैं दोनों लोग का कंपैरिजन करके ऐसे बताती चलूँगी। दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 से 1300 और 1302 से 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी की। फिर मोहम्मद तुगलक ने क्या किया। मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना और उनका आक्रामक कदम था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरीसन शहर बनाया। मानचित्र में देखने के लिए बताया जा रहा है। सीरी हमने देखा था मानचित्र में। यहाँ पे नया गैरीसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर देहली एक कोहना को निवासियों से खाली करवाकर वहाँ सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में ही बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने अपने सैनिकों के लिए गैरीसन बनवाया, मतलब एक नया शहर बनवाया। और यहाँ पे नया शहर बनवाने के बजाय वो जो पुराना शहर था देहली एक कोहना, वहाँ के निवासियों को हटाकर, मतलब उस पूरे शहर को खाली करवाकर वहाँ पे सैनिकों की छावनी बसा दी। और पुराने शहर के निवासियों को, जो दिल्ली कोहना के निवासी थे, उनको दक्षिण भारत की राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। ये मोहम्मद तुगलक के शासनकाल की बात है। मोहम्मद तुगलक ने ऐसा किया। तो एग्ज़ाम में फैक्ट पूछा जा सकता है कि कौन से मुग़ल शासक थे जिन्होंने दिल्ली एक कोहना को खाली कराकर वहाँ के निवासियों को दौलताबाद भेज दिया था, या क्यों भेज दिया था, वजह वगैरह ऐसी चीज़ें। तो अगर आप ये सारी चीज़ें समझ कर पढ़ेंगे और इसको समझेंगे तो आपको आंसर देना ईजी हो जाएगा। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, सैनिकों को पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती और पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया था, जो हमने अभी पढ़ा था पीछे। तो उन्होंने ऐसे किया था कि जो किसान थे, जो खेती करते थे, उनकी जो पैदावार होती थी उसका 50% हिस्सा कर के रूप में लेके सैनिकों के पेट भरने का काम वहाँ से हो जाता था। पर यहाँ पे सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। तो यहाँ पे मोहम्मद तुगलक ने अतिरिक्त कर भी लगाए। फिर आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका भी थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उसे सजा मिलती थी। जैसे आज के समय में भी गवर्नमेंट हर एक चीज़ की कीमत के लिए जैसे कि एक रूल रेगुलेशन बनाती है कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ महंगी ना हो पाए, जिससे कि आम जनता को परेशानी ना हो। तो कुछ ऐसा ही होता था कि वो भी ध्यान रखते थे कि उनके सैनिक जो है, अब जो भी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं उसकी कीमतें व्यापारी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा न दें। फिर देखते हैं मोहम्मद तुगलक ने क्या किया। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसे कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था,
वे बड़े चतुर थे। अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसी जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उनके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उनने सफलतापूर्वक सामना किया था। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। उनके ये जो प्रशासनिक कदम थे, जो भी उन्होंने सैनिकों के लिए उठाए, जिस भी तरह से उन्होंने सैनिकों के लिए काम किया, वो असफल रहे। कश्मीर पर उनका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे, उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। तो उनकी जो भी ये प्रशासनिक कदम उठाए थे, जो भी उन्होंने इनिशिएटिव लिए थे, वो सारे जनता को भड़काने का ही काम किए, जिससे उनकी जो जनता थी, उनकी जो जिनको भी उन्होंने वहाँ दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था सारे लोगों को, वो लोग काफ़ी नाराज़ थे इनसे। फिर आगे बढ़ते हैं। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने की अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहीं मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा था। तो हम यहाँ पे किसी भी चीज़ को पूरी तरह से गलत नहीं कह सकते। कोई भी हरकत जब हुई उस वक्त, तो उसका कुछ ना कुछ मतलब निकला। एक शुरुआत तो हुई किसी चीज़ की। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य रहा। तो तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली पर और आगरा पर सैयद तथा लोदी वंश का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूर 1540 से 1545 में बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540, 1555 से 1556 तक को चुनौती दी और परास्त किया। तो सम्राट हुमायूं जो थे, अकबर के पिता, उनको भी परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 शासन किया, लेकिन इसके पश्चात इनके प्रशासन से अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 में ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया, तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। तो जब हुमायूं के पुत्र आए अकबर, तो उन्होंने भी इन्हीं के अलाउद्दीन खिलजी के ही जो प्रशासन के तरीके थे, उन्हीं को अपनाया था, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे माने गए और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने भी उसको अपनाया अपनी व्यवस्था में। फिर हम अन्यत्र में देख लेते हैं 3 श्रेणियाँ: ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। देखते हैं क्या है ये 3 श्रेणियों का विचार। सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस के सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। मतलब प्रार्थना करने वाला वर्ग जैसे पुजारी उजारी मान लीजिए आप, युद्ध करने वाला वर्ग सैनिक हो गए और खेती करने वाला वर्ग किसान। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता है। तो अब नाइट आपको समझ में आ गया कि क्या है। जो योद्धाएं थे उनको नाइट कहा गया। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी
कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहे। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड धर्मयुद्ध कहा गया। क्रूसेड धर्मयुद्ध, सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे एक सदी बाद इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया गया था। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे। तो 12वीं सदी तक जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे, मतलब वो भी चाहते थे कि वो नाइट बने। तो ये है हमारा चैप्टर 3 जो समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद है और आपने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को ध्यान दिया होगा, उसे नोट डाउन करेंगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आगे बढ़ाइए ताकि आपको आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिले। क्योंकि अगर चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मैं आगे और वीडियोस ला नहीं पाऊँगी। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं इसके लिए, जो आप समझ सकते हैं। तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।